Hello everyone. Today we are going to discuss about set, जो कि क्लास 11th के मैथमेटिक्स का सबसे इजी चैप्टर होता है। सेट जो होता है क्लास 11th के मैथमेटिक्स का सबसे इजी चैप्टर होता है। अगर हम सेट को नहीं समझ सकते तो मैं बता सकता हूँ कि आप पूरे मैथमेटिक्स को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि जो सेट होता है वो मैथमेटिक्स के पिलर का काम करता है, और किसी भी बिल्डिंग का अगर पिलर कमजोर है तो बिल्डिंग भी कमजोर ही होगा। इसका मतलब अगर आपको सेट नहीं आता है तो मैथमेटिक्स भी नहीं आती। तो पहले हम समझेंगे सेट होता क्या है। सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, जो ऑब्जेक्ट्स है मेरा वो वेल डिफाइंड है। इसका मीनिंग हम अभी एग्जांपल के द्वारा समझेंगे कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है। पहले हम सेट का एक एग्जांपल लेते हैं। ए विच इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड इंटीजर लाइंग बिटवीन 1 and 10। इसका मतलब जो ए है वो किसका कलेक्शन है, 1 और 10 के बीच में ऑड इंटीजर्स का कलेक्शन है। तो हम जानते हैं 1 और 10 के बीच में कौन कौन से ऑड इंटीजर्स होते हैं। 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। तो ए जो है वो 3, 5, 7, 9 का कलेक्शन हो गया। ठीक है। एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ए विच इज द कलेक्शन ऑफ बेस्ट 3 क्रिकेटर। तो यहाँ पे जो ए है वो बेस्ट 3 क्रिकेटर्स का कलेक्शन है। मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, बेस्ट 3 क्रिकेटर्स। अब हम देखेंगे क्या मेरा ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है। ठीक है। तो अब एक पर्सन को मैंने लिया राम से पूछा कि बेस्ट 3 क्रिकेटर्स कौन कौन है। तो राम ने अपने अकॉर्डिंग बताया कि बेस्ट 3 क्रिकेटर कौन कौन है, सचिन है, धोनी है और कोहली है। ठीक है। तो ये जो हो गया सचिन, धोनी और कोहली का कलेक्शन हो गया। फिर मैंने दूसरा पर्सन लिया सीता, उससे पूछा कि सीता तुम बताओ कि बेस्ट 3 क्रिकेटर्स कौन कौन है। तो सीता ने बताया सचिन है, गांगुली और युवराज है। तो ये सेट किसका कलेक्शन हो गया, सचिन, गांगुली और युवराज का कलेक्शन हो गया। हम देख सकते हैं राम के अकॉर्डिंग जो सेट ए बताया गया है और सीता के अकॉर्डिंग जो सेट ए बताया गया है, दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब सेट ए जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इसका मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट था बेस्ट 3 क्रिकेटर वो पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। इसका मतलब जो मेरा ऑब्जेक्ट है बेस्ट 3 क्रिकेटर वो वेल डिफाइंड नहीं है। अब पहले एग्जांपल में हम देखेंगे कैसे मेरा ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है। एग्जांपल 1 में मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल ऑड इंटीजर बिटवीन 1 and 10। तो हम जानते हैं 1 और 10 में कौन कौन से ऑड इंटीजर्स होते हैं। 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। वो किसी से भी पूछा जाएगा तो वो यही आंसर देगा 3, 5, 7, 9। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड है, वो पर्सन टू पर्सन नहीं चेंज कर रहा। लेकिन ये जो सेकेंड एग्जांपल है उसमें मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, इसलिए जो ये कलेक्शन है वो सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है। तो हम समझ गए वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है यहाँ पे। ठीक है। अब हम जानेंगे एलिमेंट क्या होता है किसी सेट का। एलिमेंट जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं मेरे सेट में उसी को हम बोलते हैं एलिमेंट, सेट का एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विच इज इन द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द सेट। जैसे कि मेरा पहले एग्जांपल जो सेट को रिप्रेजेंट करता है उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, 3, 5, 7, 9। इसका मतलब 3, 5, 7 and 9 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है। अब हम लेते हैं एक एग्जांपल। ये जो कलेक्शन है किसका, 3, 5, 7, 9 का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो 3 है वो ए में बिलोंग करता है, 10 है वो ए में बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब 10 जो है वो ए का एलिमेंट नहीं है। बिलोंग करने का मतलब क्या है, ये जो सिंबल है इसका मीनिंग ये होता है बिलोंग करना। इसका मतलब इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग करना और इस सिंबल का मतलब है बिलोंग ना करना। इसको हम क्या पढ़ते हैं, बिलोंग टू। इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग टू। ओके। इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं 3 ए में बिलोंग कर रहा है लेकिन 10 ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो 10 है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। मान लीजिए अगर कोई एलिमेंट x है जो कि सेट ए में बिलोंग करता है या सेट ये जो x है वो सेट ए का एलिमेंट है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए। मान लीजिए जो x है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बात ये आती है, या सेट को कैसे लिखेंगे। ठीक है। पहला एग्जांपल हम देख सकते हैं
सेट ए को दो तरीके से लिखा गया है। एक तो लिखा गया है ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड इंटीजर बिटवीन 1 एंड 10। दूसरा लिखा गया ए इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो सेट को भी रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल 1 में सेट ए को दो तरीके से लिखा है, वैसे ही सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड होते हैं। पहला क्या होता है टेबुलेशन और रोस्टर मेथड, दूसरा क्या होता है सेट बुल्डर मेथड। टेबुलेशन और रोस्टर मेथड क्या होता है, इस मेथड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा के द्वारा सेपरेट कर देते हैं। इसका मतलब टेबुलेशन मेथड में अगर हमको सेट ए को लिखना है तो जितने भी एलिमेंट हैं उनको किस में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे और एलिमेंट्स को हम कॉमा के द्वारा सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो टेबुलेशन मेथड में क्या करते हैं, एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कॉमा के द्वारा सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, दूसरा आता है सेट बुल्डर मेथड। इसका मतलब सेट को बनाने वाली विधि। दूसरा का मीनिंग क्या हुआ हिंदी में, सेट को बनाने वाली विधि। जैसे कि हम देख सकते हैं ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 10। ये किस फॉर्म में लिखा है, सेट बुल्डर फॉर्म में लिखा है, क्योंकि यही सेट को बनाया है। इस सेट को किसने बनाया है, इसी ने बनाया है। इस सेट को इसी ने बनाया है। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे कैसे लिखते हैं। ए इज द कलेक्शन ऑफ एक्स वेयर एक्स क्या है मेरा, ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 10। ए इज द कलेक्शन ऑफ एक्स वेयर एक्स इज द odd integer between 1 and 10। ठीक है, तो सेट बुल्डर मेथड में हम कैसे लिखेंगे, एक्स ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में एक्स, इसको हम क्या पढ़ते हैं सच दैट x is the collection of all odd integers between 1 and 10। इसका मतलब ये क्या हो गया, a is the collection of x where x is the odd integers between 1 and 10। ठीक है, इसको हम सेट बुल्डर मेथड में लिख लिए। अब हम सेट से रिलेटेड कुछ रिमार्क देखेंगे। रिमार्क 1, जो रिमार्क 1 है वो ये करता है कि किसी भी सेट में एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसका मतलब अगर कोई सेट है उसमें एलिमेंट्स को हम इधर उधर कर दें तो वो सेम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि अगर कोई हम एक एग्जांपल लें सेट ए व्हिच इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट 3, 5, 7, 9। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर अगर हम चेंज कर देना है, जैसे कि इस सेट में और इस सेट में जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो चेंज है, फिर भी वो सेट ए को ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब दूसरा रिमार्क क्या करता है, दूसरा रिमार्क ये कहता है कि किसी भी सेट में किसी एलिमेंट को बस एक ही बार लिखने की जरूरत है, एक से ज्यादा बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई सेट ले जिसमें कि 1 जो है वो 3 टाइम्स लिखा हो और 2 है 2 टाइम्स लिखा हो। ठीक है, तो ये जो सेट है वो किस सेट के आइडेंटिकल होगा, उस सेट के आइडेंटिकल होगा जिसमें 1 टाइम्स हो और 2 1 टाइम्स हो। इसका मतलब ये सेट और ये सेट आइडेंटिकल है। ठीक है, तो रिमार्क कौन कौन सा है, पहला रिमार्क करता है कि किसी भी सेट में एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। दूसरा रिमार्क ये कहता है कि किसी भी सेट में किसी भी एलिमेंट को बस एक ही बार लिखना है, एक से ज्यादा बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब कुछ हम स्टैंडर्ड सेट्स को देखेंगे, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि किसका किसका कलेक्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखेंगे हम सेट को कैसे लिखे हैं, टेबुलर फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, जो किसका किसका कलेक्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड अप टू 7। यहाँ पे देख सकते हैं हम डॉट 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 लगाए। डॉट 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 का मतलब क्या है, ये नंबर भी आगे ही बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन करे क्या इनफाइनाइट इस सेट में है, आंसर क्या होगा, नो। क्यों नो होगा, इनफाइनाइट जो होता है वो एक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। इनफाइनाइट तो मतलब कोई नंबर नहीं होता है, ये एक सिंबल होता है। ओके, तो इनफाइनाइट इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि जो सेट ऑफ
नेचुरल नंबर है वो नंबर्स का कलेक्शन है। कौन से नंबर? नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। वैसे ही सेट ऑफ होल नंबर वो किसका किसका कलेक्शन है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर किसका कलेक्शन है? ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर, मतलब जो नेचुरल नंबर है उसमें माइनस लगा दीजिए, उसके बाद 0, ये सब तीनों को इंक्लूड कर देंगे तो सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाता है। वैसे ही सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये जो सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है उनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जब p जो होता है वो भी इंटीजर है और q भी इंटीजर होता है। q 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर q को हम 0 कर देंगे तो ये जो x है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो इन्फिनिटी नंबर तो होता नहीं है, वो तो एक सैंपल होता है। इसलिए जो रैशनल नंबर होते हैं उनको कब हम हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। वैसे सेट ऑफ इरेशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? q कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। ये क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ऐसे ही बहुत सारे सेट्स होते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स। जैसे कि पहला जो है इसमें एम्प्टी सेट या नल सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट का मतलब क्या है? एम्प्टी का मतलब हो गया खाली, खाली सेट। खाली सेट का मतलब क्या? ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट हो ही ना, उसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट या नल सेट। एम्प्टी सेट या नल सेट क्या होता है? वो सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? या तो फाई से डिनोट करते हैं या खाली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से, क्योंकि नेम से ही क्लियर है एम्प्टी सेट। तो सेट का तो हम के लिए ये कर्ली ब्रैकेट लगाए हैं, लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, क्या ये एम्प्टी सेट है? क्योंकि यहाँ पे तो फाई है। कई बार लोग सोचते हैं ये एम्प्टी सेट है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस सेट में फाई एक एलिमेंट के तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब इस सेट में फाई एक एलिमेंट है, इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। सिमिलरली ये जो है सेट, ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 0 जो है एक एलिमेंट है। ओके, तो कभी भी इस तरह के कंफ्यूजन में आप मत आइए कि जो ये सेट है वो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। नहीं, ये सेट एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ना ही ये सेट एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब हम कुछ इसके एग्जांपल से देखेंगे। जैसे एक हम कलेक्शन लें x का, जहां पर x क्या है? रियल नंबर है, और x किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करता है। हम जानते हैं ऐसा कोई सा भी रियल नंबर x एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि x स्क्वायर प्लस 1 पे 0 देगा, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन होता है वो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर देता है। वो क्या होता है? x स्क्वायर इक्वल टू -1, दिस गिव्स यू x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये जो आयोटा है या आई है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब ऐसा मेरे पास कोई भी रियल नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इसलिए ये जो सेट है वो क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। x belongs in natural number, x such that x belongs in natural number and x is less than or equal to 0। क्योंकि हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे तो दिया है x is less than or equal to 0। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर मेरे पास इस सेट में नहीं है। इसका मतलब इस सेट में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए किसको रिप्रेजेंट करेगा? एम्प्टी सेट को। ये दो एग्जांपल हो गए एम्प्टी सेट के लिए। ठीक है, और सेकंड, सिंगलटन सेट और यूनिट सेट। सिंगलटन सेट नेम से ही क्लियर है कि सिंगलटन सेट में एक की बात कहीं भी कहीं तो आएगी। इसका मतलब अगर किसी सेट में केवल एक ही एलिमेंट है तो उसे क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। ठीक है, तो सिंगलटन सेट का मतलब क्या हुआ? अ सेट हैविंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं x सच दैट x - 3 इक्वल टू 4। तो ये सेट किसको रिप्रेजेंट करेगा? इस सेट को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं x - 3 इक्वल टू 4
implies that x equal to 7। इसलिए ये सेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको। और इसमें कितने एलिमेंट है, 7, केवल 7 ही एक एलिमेंट है, इसलिए ये कौन सा सेट कहलाएगा, सिंगलटन सेट। तीसरा सबसेट। ये टॉपिक जो है सबसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है IIT JEE के एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा सबसेट पे रिलेटेड है, जो कि IIT JEE में पूछा हुआ है। ठीक है, पहले हम समझेंगे सबसेट क्या कहलाता है। अगर किसी सेट A के सारे एलिमेंट किसी सेट B में हैं, तो A जो है B का सबसेट कहलाएगा। ठीक है, और इसे कैसे डिनोट करते हैं, A इज सबसेट ऑफ B। इसका मतलब सबसेट का डेफिनेशन क्या होगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B, देन A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B। और इसको हम कैसे लिखते हैं, A इज सबसेट ऑफ B। ये जो सैंपल है वो सबसेट का सैंपल है। ठीक है, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, ये B का सबसेट होगा इफ एंड ओनली इफ। दिस सैंपल मींस इफ एंड ओनली इफ x belongs in A implies that x belongs in B। x belongs in A का मतलब x एक एलिमेंट है, तो x एक एलिमेंट है और A सबसेट है B का, तो इसका मतलब क्या हुआ, x B का भी एलिमेंट होगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, A इक्वल टू 3 5 7 9 का कलेक्शन है, A जो है 3 5 7 9 का कलेक्शन है, B जो है 1 2 3 5 7 9 का कलेक्शन है। तो ए के कौन कौन से एलिमेंट है, 3 5 7 9। इस सेट में 3 5 7 9 है, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो ए क्या कहलाएगा, बी का सबसेट कहलाएगा। यहाँ पे नोट कीजिए कि 1 और 2 ए में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बी ए का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, ये सिंबल का मतलब हो गया सबसेट नहीं है, ये सबसेट का सिंबल और ऊपर से मैंने काट दिया उसको। ठीक है, क्यों भी ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि बी में 1 और 2 ऐसे एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है। अब हम सबसेट से रिलेटेड कुछ रिमार्क देखेंगे, जैसे रिमार्क 1 क्या करता है, हर सेट खुद का सबसेट होता है। इसका मतलब ए अगर कोई सेट है तो वो क्या होगा, खुद का ही सबसेट होगा। रिमार्क 2 क्या करता है, अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट होगा। क्यों, ए के सारे एलिमेंट बी में है और ये कह रहा है कि बी के सारे एलिमेंट सी में, तो ए के भी सारे एलिमेंट सी में हो जाएंगे, इसलिए ए सी का सबसेट हो जाएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क को देखेंगे, एक्चुअली वो फॉर्मूले ही हैं जिससे IIT JEE में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जो तीसरा रिमार्क है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क है IIT JEE के रिस्पेक्ट में। जो तीसरा रिमार्क है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क है IIT JEE के लिए। तीसरा रिमार्क क्या करता है, यदि किसी सेट A के पास n एलिमेंट है, तब पहला, द नंबर ऑफ सबसेट हैविंग एग्जैक्टली r एलिमेंट। इसका मतलब हमारे पास कितने ऐसे सबसेट होंगे जिनके पास केवल r एलिमेंट ही होगा, एग्जैक्टली r एलिमेंट होगा, तो उसका आंसर क्या होगा, NCR। NCR मतलब क्या होता है, NCR मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। NCR के बारे में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में और अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पे बस हम क्या होता है कैसे निकालते हैं बस यही हम बताएंगे। ठीक है, फैक्टोरियल n का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n, प्रोडक्ट ऑफ नंबर नहीं, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n। ओके, फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n। सिमिलरली फैक्टोरियल 0 का वैल्यू जो होता है ये 1 होता है, इसको हमको याद रखना है, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 ही होगी। ठीक है, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, दूसरा रिमार्क ये करता है, द नंबर ऑफ सबसेट हैविंग एटलीस्ट r एलिमेंट, कम से कम r एलिमेंट हो। ठीक है, तो r एलिमेंट होगा तो क्या होगा, NCR।
यहाँ पे तो एटलीस्ट दिया है ना आर एलिमेंट, तो इसका मतलब आर प्लस वन एलिमेंट हो सकता है उस सबसेट के पास, आर प्लस टू एलिमेंट्स भी हो सकता है। तो आर प्लस वन के लिए हमारा क्या होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एन सी आर प्लस वन, एन सी आर एलिमेंट के लिए क्या होगा, कितने मेरे पास नंबर ऑफ सबसेट होंगे जिनके पास आर एलिमेंट होगा, तो आंसर क्या होगा एनसीआर। ठीक है, ऐसे कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे जिसके पास n प्लस वन एलिमेंट होंगे, तो उसका आंसर क्या होगा एनसीआर प्लस वन, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट है तो मैं आर ले सकता हूँ, आर प्लस वन भी ले सकता हूँ, आर प्लस टू भी ले सकता हूँ, ऐसे क्या कहाँ तक ले सकता हूँ एन तक ले सकता हूँ। अगर आर प्लस टू वाले हम सबसेट की संख्या देखें तो वो क्या कितनी होगी एन सी आर प्लस टू। वैसे ही अगर n नंबर वाले सबसेट की संख्या देखें जिसमें कि n एलिमेंट्स हो, यदि हम n एलिमेंट वाले सबसेट की संख्या देखें वो कितनी होंगी एन सी एन। तो दूसरा क्या करता है द नंबर ऑफ सबसेट हैविंग एटलीस्ट आर एलिमेंट, कम से कम आर एलिमेंट हो, आर प्लस वन एलिमेंट हो सकता है, आर प्लस टू एलिमेंट भी हो सकता है, एन एलिमेंट्स भी हो सकता है। तो आर एलिमेंट वाले कितने सबसेट होंगे एन सी आर, आर प्लस वन एलिमेंट वाले कितने सबसेट होंगे एन सी आर प्लस वन, आर प्लस टू एलिमेंट वाले कितने सबसेट होंगे एन सी आर प्लस टू, एन एलिमेंट वाले कितने सबसेट होंगे एन सी आर, और इन सबको हम सम कर देंगे तो निकल जाएगा मेरा दूसरे का आंसर। अब तीसरा देखें द नंबर ऑफ सबसेट हैविंग एट मोस्ट आर एलिमेंट, अधिक से अधिक आर एलिमेंट हो सकता है, इसका मतलब कितने मिनिमम एलिमेंट हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, वन एलिमेंट भी हो सकता है, टू एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका जीरो एलिमेंट वाले कितने सबसेट होंगे एन सी जीरो, वन एलिमेंट वाले कितने सबसेट होंगे एन सी वन, टू एलिमेंट वाले कितने सबसेट होंगे एन सी टू। ये कहां तक जाएगा आर तक जाएगा एन सी आर। तो अगर हमको पहला एक बस फार्मूला याद है एन सी आर, तो दूसरा और तीसरे को हम निकाल देंगे। ठीक है, चौथा क्या करता है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। इसका मतलब अगर a के पास n एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट होंगे 2 टू द पावर n सबसेट होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, अभी वो एग्जांपल से इन चारों पे बेस्ड वो एग्जांपल है, जैसे कि a के पास 4 एलिमेंट है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 3 एलिमेंट क्या हो जाएगा 4c3। इसकी वैल्यू क्या होगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n, n की जगह पे क्या है 4 है, अपॉन फैक्टोरियल r, r की जगह पे क्या है 3 है, इनटू फैक्टोरियल 4 माइनस 3, ये किसके बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इनटू फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 2 1, 3 2 1 ये नीचे और ऊपर कट जाएगा तो क्या बचेगा 4। इसका मतलब 3 एलिमेंट वाले कितने टोटल सबसेट होंगे 4। ठीक है, इसके आंसर क्या आ गया 4। ठीक है, ऐसे एटलीस्ट 3 एलिमेंट, एटलीस्ट 3 एलिमेंट का मतलब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, n की जगह पे क्या है 4 है, तो 4c3 प्लस 4c4, ये तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि हम n के इक्वल ना हो जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको तो मैंने सॉल्व कर लिया, क्या होगा वो 4c4 को भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, क्या हो गया टोटल आंसर 5। ठीक है, अब तीसरा हम सॉल्व करते हैं एटमोस्ट 3 एलिमेंट। ठीक है, एटमोस्ट 3 एलिमेंट निकालना। ठीक है, एटमोस्ट 3 एलिमेंट के लिए क्या हुआ 4c0 प्लस 4c1 प्लस 4c2 प्लस 4c3 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 4c0 का वैल्यू क्या होगा 1 फैक्टोरियल 4, क्यों होगा 4c0 को हम सॉल्व करते हैं अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू 4 माइनस 0, ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 इंटू फैक्टोरियल 4
ऊपर नीचे कट जाएगा तो बचेगा क्या 1। तो 4c0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ओके, ऐसे ही हम 4c1 को सॉल्व कर सकते हैं, 4c2 को, 4c3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 + 4 + 6 + 4, ये क्या हो जाएगा 15। ठीक है, इसी तरह का हम क्वेश्चन देखेंगे जो कि IIT जेईई में पूछा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि IIT जेईई में पूछा है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A is equal to 2 to the power 4 because A has 4 elements. 2 to the power 4 means 4। ओके, अब सिमिलरली हम क्वेश्चन देखेंगे जो कि IIT जेईई में पूछा हुआ है। ठीक है, अब हम दिमाग पे बेस्ड कुछ और एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल 2 में क्वेश्चन ये है कि अगर कोई सेट A = 1 और 2 है तो इसके कितने सबसेट होंगे और कौन कौन से सबसेट होंगे। A के पास कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्या हो जाएगा 2 to the power n वाला फार्मूला लगेगा, n क्या है यहाँ पे 2 है तो 2 to the power 2 हो जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी 4। इसका मतलब A के पास कितने सबसेट होंगे 4। अब हम देखेंगे कौन कौन से सबसेट होंगे। पहली बात हमें हमेशा याद रखनी है फाइव जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। दूसरा, वो सेट खुद का सबसेट होता है और कोई सेट A है वो खुद का सबसेट होगा। इसका मतलब 5 और ये जो सेट है 1 और 2 का वो हमेशा सबसेट होंगे, और 2 और इसके सबसेट कौन कौन से होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। ठीक है, तो A के कितने सबसेट हो गए 4 सबसेट हो गए जो कि कौन कौन से हैं 5 सेट, ये वाला सेट और ये वाला सेट। ठीक है, अब हम तीसरा जो एग्जांपल है वो देखेंगे जो कि IIT मेंस में 2013 और 15 दोनों बार पूछा होगा, और ये किस फार्मूले पे बेस्ड है, जो थर्ड रिमार्क था उसका जो सेकंड पार्ट था उसी फार्मूले पे बेस्ड है जिसको मैंने बोला था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है A के पास 4 एलिमेंट है, B के पास 2 एलिमेंट है, तो द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, इसको हम पढ़ेंगे A क्रॉस B। इसके बारे में अभी हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। A क्रॉस B को हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमें उसे जानने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, A के पास 4 एलिमेंट है, B के पास 2 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B के पास कम से कम 3 एलिमेंट रखने वाले कितने सबसेट होंगे। ठीक है, तो कौन सी फार्मूला लगेगा मेरा, जो एटलीस्ट R एलिमेंट वाला जो फार्मूला था वही लगेगा। ये फार्मूला कौन सा था, NCR + NCR + 1 + NCR + 2 + ... NCR। ठीक है, यहाँ पे n क्या है इसको हम जानेंगे। n का मतलब द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। ठीक है, एक नोट पहले हम इस नोट को देखेंगे। ये नोट क्या करता है, A के पास P एलिमेंट है, B के पास Q एलिमेंट है, तो A क्रॉस B के पास PQ एलिमेंट होंगे। ठीक है, ये क्या करता है कि A में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, B में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, दोनों का जब प्रोडक्ट कर देंगे A क्रॉस B में कितने एलिमेंट है पता चल जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में A के पास कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट है, B के पास कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B के पास कितने एलिमेंट होंगे 4 × 2 क्या हो जाएंगे 8 एलिमेंट होंगे। तो n कितना हो गया 8 हो गया मेरा। ठीक है, R कितना है 3 है, R कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ये दोनों पता है। अब हमको फॉर्मूला ये वाला लगा देना जो फॉर्मूला था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 जो है, अब इसको क्या होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 8C3 + 8C4 + 8C5 + 8C6 + 8C7 + 8C8। ठीक है, इतने ही नंबर ऑफ सबसेट होंगे जिनके पास एटलीस्ट 3 एलिमेंट हो। ठीक है, इसको सॉल्व करने में भी आपको ज्यादा टाइम लगे, लेकिन इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 219 ही आएगा। इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल जो तरीका है वो मैं बताने जा रहा हूं क्या है। अगर हम
NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 प्लस NCn का जो सम निकालेंगे वो आएगा 2 टू दी पावर n, जो कि किसके बराबर होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट के बराबर होता है। और ये क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट 0 एलिमेंट हो, एटलीस्ट 0 एलिमेंट मतलब कम से कम 5 तो हो ही, ठीक है। ये भी फॉर्मूला सेम है जैसे कि एटलीस्ट r एलिमेंट है, r की जगह पे यहाँ पे क्या है 0, एटलीस्ट 0 एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछ रहा है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 टू द पावर n, जैसे कि मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ सबसेट की टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट A हैविंग एन एलिमेंट क्या होगा 2 टू द पावर n। इसकी वैल्यू क्या होती है 2 टू द पावर n, ठीक है। हमको क्या निकालना है, इसको निकालना है। इसके पहले क्या होगा 8C2 प्लस 8C1 प्लस 8C0, ठीक है। अगर इन तीनों को हम इस साइड भेज दें तो मेरा सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसी फॉर्मूले में हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 प्लस 8C3 प्लस 8C4 प्लस 8C8 बराबर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 8, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमको तो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको क्या करें उस साइड भेज दें, ठीक है। अब इसको उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा मेरा, अब देखते हैं। 8C0 की वैल्यू क्या आएगी, 8C0 की वैल्यू क्या है 1 आएगी। 8C1 की वैल्यू क्या होगी 8 होगी। 8C2 की वैल्यू क्या होगी 28 होगी, ठीक है। इसको आप निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको जब हम राइट साइड में भेज देंगे तो क्या आएगा मेरा माइनस 8C0 प्लस सॉरी माइनस 8C1 माइनस 8C2 जो किसके बराबर है, जो हो जाएगा 2 टू द पावर 8 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 28। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 290। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 290। इसीलिए मैं बोल रहा था ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और जो फोर्थ फॉर्मूला था टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा 2 टू द पावर n, इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन को हम देखेंगे जो कि IIT JEE में पूछे हुए हैं, ये जो रिमार्क 3 है उस पर बेस्ड, ठीक है।